सियासी डाल डाल और बात बात। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो कहे कि कटोगे तो बटोगे? ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें। अब रावण के डीएनए तक पहुंची बात। इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। नमस्कार। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर बड़ा हमला कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकारें लूट रही हैं। दरअसल खड़गे बेंगलुरु के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वादे वही करो जो पूरा कर सको। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, पीपल ऑफ द कंट्री विल हैव टू बी विजिलेंट, यानी सतर्क रहना होगा। देश की जनता को कांग्रेस पार्टी से सतर्क रहना होगा। उनके प्रायोजित संस्कृति और झूठे वादों से हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा की जनता ने उनकी झूठ को नकारा और एक ऐसी सरकार को चुना जो कि स्थायी है, विकासशील है और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही है। योजनाओं को वापस ले रहे हैं कांग्रेस शासित राज्य। प्रधानमंत्री ने यह हमला बोल दिया है एक्स पर पोस्ट करके। अब आते हैं अपने विषय पर। फटा पोस्टर, आया डीएनए, हल्ला बोल में आज हम सियासत पर चर्चा करेंगे जिसे कटेंगे तो बटेंगे, माफ कीजिएगा बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आपको यूपी के सीएम योगी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी के इस बयान पर खूब सियासत हुई, अभी भी हो रही है। पीएम मोदी ने भी कल गुजरात में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। अखिलेश यादव की ओर से लगातार इस बयान का काट ढूंढा जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सबसे ताजा पोस्टर पर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उधर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम मुसलमानों को एकजुट रहने की दुहाई दे रही है। हम सुनाएंगे आपको उनके नेता की बात। इस बीच यूपी के सीएम योगी ने बात आगे बढ़ा दी है और बिना नाम लिए विपक्ष में रावण और दुर्योधन का डीएनए बता दिया है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट। एक है, सेफ है। मौका लौह पुरुष की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस का था। प्रधानमंत्री मोदी ने बातें भी एकता की ही की, लेकिन सबको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और उनका संदेश क्या था। हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देश में बहुत तेजी के साथ एक साजिशी सिंडिकेट सक्रिय है और ये साजिशी सिंडिकेट कहीं से सुपारी लेता है और कहीं पर जो है वो सरौता चलाता है। तो उनकी सुपारी और सरौता भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की और इस सरकार की और इस समय की जो सोच है और शक्ति है उससे कुंद पड़ गया है। बटेंगे तो कटेंगे का सियासी दायरा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी इस बयान को अलग अलग सांचे में ढालकर परोस रही है तो विपक्ष इसकी काट ढूंढने में परेशान है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नया नारा दिया है। बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है और वो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के बहाने अखिलेश शायद बीजेपी को नकारात्मक राजनीति के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सकारात्मक बात है और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं और खासतौर से जो पीडीए समाज है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम
2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगा। बात अब सिर्फ नारों की नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया बयान चर्चा में है। उन्होंने जातियों में बांटने वालों को रावण दुर्योधन के डीएनए वाला बताया है। जो राम भक्त हैं वही राष्ट्र भक्त हैं बताया है। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। योगी के बयान ने समाजवादी पार्टी की एक बार फिर चुनौती बढ़ा दी है। राम भक्त होना, राष्ट्र भक्त होना, ये सब कोई बुरी बात नहीं है। ये स्वाभाविक है, जो भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी होगा, और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा। उधर महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी नबी के नाम पर मुसलमानों से एकजुट होने की नसीहत दे रही है। आप सोचिएगा कि ये सही मानों में मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा। बटेंगे तो कटेंगे की गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भले ही सुनाई दे रही है, लेकिन बड़ा असर उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बहुत हद तक 2027 की तस्वीर साफ करेंगे। आज तक ब्यूरो। और एक पोस्टर अखिलेश यादव का ये वाला भी है, 27 में सत्ताधीश। बहरहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शोएब जमई नेता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शांतनु गुप्ता लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पीडीए दोनों का हम अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरी लड़ाई है क्या। अगर यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होने और वहां की लड़ाई है, तो अखिलेश बाबू का देखिए हम दिखा रहे हैं आपको 9 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें सबसे पहले पिछड़ी जातियों से आप देख रहे हैं 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और जिंद आप देख रहे हैं, तीनों को इकट्ठा खड़ा किया गया है। तो और बाकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखिए तो दलित में 2 है, लेकिन जाटव है जो प्रोमिनेंट दलित ग्रुप माना जाता है। वहीं अल्पसंख्यक 4 है, और इधर आप बीजेपी का देखिए, इनका भी पीडीए है, पिछड़े में ये 5 को दे रहे हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, यादव, कुर्मी, पाल, निषाद, मौर्य, और फिर दलित में आप देख रहे हैं एक इन्होंने दिया है वाल्मीकि को, जो कि अगर आप देखें तो दलितों में भी जो लेस प्रोमिनेंट और स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शंस है, अगड़ा 3, ब्राह्मण और राजपूत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू कर रही हूं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसका अर्थ समझाइए उदाहरण के साथ, और साथ ही ये रावण दुर्योधन कौन हो गया है। तो अंजना जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। और हम सब जानते हैं कि अगर आप नर्सरी के बच्चों से भी पूछेंगी कि बताओ कौन सा वक्तव्य, कौन सा नारा देश हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, समाज के हित में है, बटेंगे तो कटेंगे, ये कहता है एकजुट रहो। बचपन से हम लोगों को तो यही सिखाया जाता था, सब एक हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। या ये सही है, बट जाओ और कट जाओ, और बट जाओ और कट जाओ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, विपक्ष यही सिखाता है, हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को जोड़ो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या वोट जिहाद की बात मरिया आलम खान, जो कि नेत्री थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने नहीं करी थी? अखिलेश यादव से आज तक के रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए अखिलेश जी, ये वोट जिहाद क्या है? हंसने लगे, इधर उधर देखने लगे।
मतलब उन्हीं के इशारे पे किया था ना मरिया आलम खान ने। सलमान खुर्शीद स्वयं वहां उपस्थित थे। कांग्रेस की सोच भी यही रही है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एक करो। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा अगर 90% मुसलमान नहीं निकलते हैं बूथ में पोलिंग करने के लिए तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। पता नहीं निकले कि नहीं निकले, लेकिन चुनाव जरूर हार गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं और वो भी दीपावली के महोत्सव में, क्या गलत है जब वो ये कहते हैं कि सब एक हो जाओ? और रामायण हमें क्या सीख देती है कि जो ये असुरीय शक्तियां हैं जो समाज को बांटती हैं उनको हम खत्म करेंगे, सत्य की जीत होगी असत्य पे। और ये भी सही है। आप देखिए हिंदू से और हिंदुओं के त्योहारों से कितना परहेज है। एक निमंत्रण आया अयोध्या प्रसाद को, जो एमपी है, जिनको ये अयोध्या नरेश बुलाते हैं। हमारे लिए तो अयोध्या नरेश केवल प्रभु राम है, लेकिन अयोध्या प्रसाद गए नहीं। आपको मालूम है क्यों अंजना जी? इसलिए नहीं गए, अगर वहां जाते, चुनाव हैं, तो इनका मुसलमानों का वोट बैंक खिसक जाता। फिर एक अखिलेश यादव जी से भी सवाल पूछा पत्रकार ने, उन्होंने कहा कि आप आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए, दिवाली का उत्सव है। उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। अरे कहना वो चाहते थे मैं अल्लाह से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे कि जाओ तो मैं प्रभु राम के सामने जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वरना आप बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा थी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को निमंत्रण गया, वो भी नहीं जा पाए। इनका मूल मंत्र ये है कि हिंदुओं से नफरत करो। कभी उनको कहो हिंदुत्व एड्स है, ये डेंगी है, मलेरिया है, लेप्रेसी छुआछूत की बीमारी है, लेकिन मुसलमानों के लिए खड़े रहिए। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा अब हमारी संख्या बढ़ गई है, 2 सीटें हैं, 7-8 दे के दिखाओ। किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं होगी कुछ करे। किसको धमकी दी? बहुसंख्यक समाज को। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए 2024 का। उन्होंने लिखा बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू, जो सबको साथ में लेके चलता है। अगर हम कहते हैं एक रहो तो कोई गलत बात नहीं है। यही मूल मंत्र होना चाहिए हर नागरिक के लिए और खासकर हिंदुओं के लिए। आशुतोष जी, आप मोर्चा संभालिए, आपकी पार्टी के पोस्टर्स हम दिखा रहे हैं। ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे, मतलब आप लोग योगी जी से काफी इंप्रेस्ड लग रहे हैं। नारा भी उन्हीं के तर्ज पे गढ़ रहे हैं, वरना कुछ अपना निकालते। पीडीए निकाले थे अखिलेश बाबू पिछली बार, कुछ अपना निकालते। वो जो कर रहे हैं आप उसके रिस्पॉन्स में पोस्टर्स बना रहे हैं, सही नहीं है? धन्यवाद अंजना जी, और आप सबको भी दीपावली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। अंजना जी देखिए, ये एक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मन होता है, वो इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे 27 के सत्ताधीश, और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने जब बटेंगे कटेंगे नारे पे पहला रिस्पांस दिया तो उन्होंने 2 शब्द बहुत गौर से कहे, और देश की राजनीति में सभी नेताओं को उसको सुनना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता बनता है वो लोक जीवन में लोगों के कल्याण के लिए करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आता है। कटेंगे और बटेंगे कहां से पॉजिटिविटी लेके आता है? ये भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहीं तक भारतीय जनता पार्टी सोच पाती है। लोग कल्याण की बातें सिर्फ बातें और अखबारों में और टीवी चैनलों पे दिखाने के लिए रह जाती है। बहुत बड़ी चीज थी ये। और दूसरी बात उन्होंने कहा जुड़ेंगे, किसी ने जब लगाया कि जुड़ेंगे जीतेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हमारे लिए पीडीए बहुत जरूरी चीज है और हम लड़ाई लड़ते हैं इस चीज की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी जिस प्रकार से पीडीए वाले लोगों का जो तिरस्कार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई सरकार की सारी मलाई खा रहे हो तो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पीडीए को उठा के हिंदू मुस्लिम में लेके आ गए, किस प्रकार से वो वही कटेंगे और निगेटिविटी बात शुरू कर रहे हैं, वो पूरा देश जानता है। हर जगह जब से सरकार आई है तब से आप देख लीजिए पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों पे लगातार आक्रमण हो रहा है। कभी उनके समाज पे, कभी उनके आरक्षण पे, कभी उनके नेताओं पे लगातार आरक्षण कर रहे हैं।
ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़े नेता को, जब वो अपना मुख्यमंत्री होता है इस देश के सबसे सूबे से, तो गंगा जल से धुल देते हैं। अरे खड़े होके सबको भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए कि आपने गंगा जल से धुला है उस सीएम हाउस को। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पिछड़े नेता के अभी 4 दिन पहले लखीमपुर में थप्पड़ खाया है खुलेआम। ठीक है। और एक स्वजाति होने के नाते उस पर एफआईआर नहीं लिखी गई। शर्म करनी चाहिए। गौरव जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अखिलेश बाबू के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं बहिष्कार होना चाहिए बीजेपी का। बिल्कुल। अंजना जी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु राम की अयोध्या में, तब कहा जा रहा था जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सपाइयों के चेहरे की बढ़ रही है सूजन। अब नया आया है, दीपावली के जो उत्सव हुआ है उसके बाद कहीं दीप जले कहीं दिल जले, तो ये जो सपाई हैं ये दिल जले हैं। मैंने पूछा अखिलेश यादव जी अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं गए अयोध्या, प्रभु राम से आशीर्वाद ले लेते। दीपावली का उत्सव भी था और यही इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी पहनते हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मलाई की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। जब से समाजवादी पार्टी बनी है 40 साल हो गए, आप बताइए यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़े समाज से आप अध्यक्ष नहीं दे पाए। और कटने की बात इनसे ज्यादा कौन जाने। इनके वादे क्या थे, आतंकी अगर मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस ले लेंगे। समाज को काट रहे थे। साल में 200 दंगे हुए जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हिंदू प्रताड़ित को रुपया नहीं मिलेगा, मुसलमान प्रताड़ित को 5 लाख रुपया देंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एकजुट होकर खड़े होंगे और यही मूल मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और यही मूल मंत्र योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। ठीक है। तमाम अन्य लोग, राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिया अखिलेश जी, लेकिन रावण दुर्योधन से योगी जी ने तुलना की है, तो संकेत साफ है। अंजना जी देखिए, जब तक अटल जी भी थे बीजेपी में तब तक एक राजनीतिक दल हुआ करता था बीजेपी। उसके बाद जिन लोगों के कमान में बीजेपी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इस तरह की भाषा फांसीवादियों की भाषा होती है, डरवा के, धमका के, अतिवाद करके, गुस्से में, अतिरेक में, हिंसक कट्टर बातें करके लोगों को अपने पक्ष में करने का जो तरीका होता है वो फांसीवादी सोच वालों का होता है। जो सनातन सोच के होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं। राम ने भी अंत तक प्रयास किया, दूत भेजे, हनुमान भी गए और भी दूत गए, अंगद भी गए, समझाओ, सब कुछ शांति से प्यार से समझ के हो। लेकिन जिस सरकार का ये सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि हम समाज को बांट के, डरवा के और भय प्राप्त करा करके अपने पक्ष में करेंगे, उससे क्या आप उम्मीद कर सकती हैं। 10-11 साल दिल्ली में होने जा रहा है, 8-9 साल यूपी में सत्ता में बैठे होने जा रहा है। अपने कर्मों का, अपने उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि कुछ कभी इस पे किया ही नहीं है। सिर्फ समाज को बांट करके, लड़ा करके, वो भी बहराइच में पोल खुल गई। बीजेपी के विधायक एफआईआर लिखा रहा है कि किसने दंगा कराया, उन दंगाइयों की क्या इच्छा थी, अपने बेटे की हत्या की वो साजिश बता रहा है। सोचिए कि अगर दंगाई उसमें कामयाब हो गए होते तो आज क्या हाल होता। लोग कहते कि विधायक के बेटे को मार दिया। कौन ये करता है, ये कौन कर रहा है। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं। 80% हिंदू हैं, मुश्किल से 20%, 25% वोट मिलता है। इनको गलतफहमी है कि देखिए अंजना जी, दरअसल में है क्या कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हारने जा रही है बीजेपी। मिल्कीपुर का चुनाव टलवाने में कामयाब रही, उसके बाद लगा कि 9 फिर भी हारेंगे, तो ये चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे कि चुनाव 1 हफ्ते टाल दिया जाए। लेकिन दिल्ली ने
अगर चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं सुनी, इसका मतलब दिल्ली नहीं टलने देना चाहता था, नहीं टला। अच्छा, वहीं हरियाणा में टल गया था वो पोलिंग डेट, काउंटिंग डेट, नहीं टला। इसका मतलब कि दिल्ली भी जो लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, यूपी में बीजेपी के बागी नेता, उन लोगों को एक अवसर दिया है कि हार तो रहे ही हैं, इसमें आप बीजेपी के वो बागी जो पिछले कई वर्षों से यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की चेष्टा रखते हैं और प्रयास बार बार करते हैं, दिल्ली के जो एक बड़े नेता के द्वारा बार बार ये सहयोग भी किया जाता है और वहां जाकर के ये होता है कि अब बदल रहा तब बदल रहा है, अब बदल रहा तब बदल रहा है। नेतृत्व उनको एक संदेश भी है, किसी चुनाव में हिसाब चुकता कर लो, 9 के 9 हारेंगे तो बदलने की कोई संभावना है। और ये योगी जी के लिए आपकी ये चिंता देखकर, विधानसभा योगी जी के लिए आपकी जो ये घोर चिंता है उसको देखकर कम से कम कुछ लोग तो जरूर खुश हो रहे होंगे। योगी जी की काफी चिंता नहीं, आपको चिंता लग रही होगी, आपको चिंता लग रही होगी, आप उनके लिए चिंतित हो, हम देश के लिए चिंतित हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं चिंतित यहाँ के सरकारों से हूँ, यहाँ के सरकार के कान में और आंख में तेल डाले बैठे रहने से उससे चिंतित। पर आप कामकाज पर नहीं बोल रहे थे, आप कामकाज पर नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि योगी जी को हटाने के लिए 9 सीटों के चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। अब एक बार चलते हैं जरा AIMIM की तरफ से शोएब जमाई हमारे साथ हैं। शोएब जी, क्या लेना है, क्या लेना है नबी का चुनाव से? और मतलब इस तरह से लोगों को ये कहना कि आप अगर उधर जा रहे हैं तो आप तय कीजिए कि नबी आपके साथ नहीं है, ये सब का क्या मतलब है? मतलब यही पॉलिटिक्स आप लोग, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप लोग को बुरा लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, सबसे पहले तो जो बटेंगे कटेंगे बात हो रही है, यहाँ तो बट रहे हैं। मोदी जी के जो दोस्तों में देश के संसाधन बट रहे हैं और जनता की कट रही है, ये तो सब जानते हैं। योगी जी ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने किस संदर्भ में कही थी? अगर देश के संदर्भ में होती तो हम उसकी तारीफ करते कि नहीं भाई, पूरे देश को नहीं बंटना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए बाहरी शक्तियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, तो हम उसकी तालियां बजा रहे होते। लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में कही है वो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात थी। बांग्लादेश के बारे में कही कि वहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वो बट गए तो कट गए, आप भी नहीं बट। तो यहाँ का तो अल्पसंख्यक मुसलमान है ना इस देश में, यानी उसके लिए संदेश है कि भाई मुसलमानों तुम मत बटो, अगर बटोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ से मुश्किल हालात पैदा होंगे। क्या ये वार्निंग है, ये चेतावनी है? अगर ऐसी बात है तो मैं तो महाराष्ट्र के और तमाम देश के मुसलमानों से यही कहूंगा कि एक साथ हो जाइए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी कीजिए और आइए एक साथ यहाँ से मिल करके यहाँ से एक नई गाथा गढ़ते हैं राजनीतिक तौर पर, मुसलमानों के नेतृत्व को एक बल मिले, मजबूती मिले। यही बात तो महाराष्ट्र के हमारे लीडर कह रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब ने यही बात तो कही है। और कौन सी गलत बात है? किसी भी समाज के लिए उसके आराध्य की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी यहाँ से उसकी भावना जुड़ी हुई होती है। इसी महाराष्ट्र में अगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है तो उसके तौहीन करने वालों के साथ कौन खड़े थे? यही शिंदे जी खड़े थे ना, और यही राणे जी खड़े थे। अब इनके खिलाफ यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? उनके खिलाफ आज यहाँ से सबसे बड़ी रैली करने वाले जो हैं वो इम्तियाज जलील साहब है, हमारी पार्टी है। तो मुसलमानों से यही तो कहा जाएगा, अपने लोगों से यही तो कहा जाएगा कि अगर मोहब्बत करते हो तो आओ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ, हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। कोई और तो नहीं बोल रहा, किसी और पार्टी ने इतनी बड़ी यहाँ से उनकी मुखालफत तो नहीं की, आपकी पार्टी आपको लेकिन फिर भी सही लगता है वो करिए। हालांकि खुलकर इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए कितना सही है गलत है, आप अपनी हालत देखिए पार्टी की। पहले कम से कम 2 सांसद होते थे और इम्तियाज जलील भी पहुंचते थे संसद, अब 2 से 1 हो गए हैं आप लोग, सिर्फ ओवैसी साहब ही संसद पहुंच रहे हैं। एक बार शांतनु गुप्ता जी के पास चलते हैं, उसको बता रहे हैं। अरे राजनीति के लिए कर रहे हैं सर, वोट के लिए कर रहे हैं, ये समझाइए। एक सेकंड में आ रही हूँ। शांतनु जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। अगर मतलब क्या ये पोलराइज करने का ही तरीका नहीं है? अगर योगी जी खुलकर कभी रावण को लाते हैं, कभी दुर्योधन को लाते हैं, कभी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, भगवान राम की गाथा सुनाते हैं सबका, तो एक कम्युनल पॉलिटिक्स ही तो है साहब। आप धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तो ये सब कर रहे हैं।
वरना कहाँ असुरक्षित है हिंदू? अंजना जी, मेरे ख्याल से दो तरह की विचारधाराओं ने 70-75 साल से इस देश की राजनीति को प्रभावित करा। एक विचारधारा है डिवाइड एंड रूल की, जो ब्रिटिश से शुरू हुई, नेहरू जी ने अपनाई, राहुल गांधी आजकल जात जात पूछते फिर रहे हैं। तो एक वो राजनीति, अखिलेश यादव भी आजकल जात जात पूछ रहे हैं, कह रहे मुझे ये जाति के हो तो वोट दो। तो एक वो विचारधारा जो चली आ रही है डिवाइड एंड रूल की। एक दूसरी विचारधारा जो जोड़ने की विचारधारा, जो तिलक ने कहा, सावरकर ने कहा, टैगोर ने कहा, ऋषि अरविंदो ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने उस जोड़ने की विचारधारा को एक नई वोकैबुलरी दे दी, एक नई शब्दावली दे दी, उसको एक नई ग्रामर दे दी, एक नई व्याकरण दे दी, और ये एक तरह से उनके फॉर्मूले में दही डालता है, इसलिए ये तिलमिलाए हुए। आपको लगेगा नहीं तो एक सेंटेंस से इतना क्यों तिलमिलाए हुए? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि भाई मुसलमानों को अपीस करो, हिंदुओं को बांटो। अब ये जो फॉर्मूले में जो एकदम से दही डाल दिया योगी आदित्यनाथ ने कि भाई बटोगे तो कटोगे, इसलिए तिलमिलाहट है। नहीं तो आपको एक वाक्य से क्यों इतनी तिलमिलाहट है कि चैनल में आके बोल रहे। और उधर आप देखेंगे जब ये जात जात मुझे पूछते तब किसी को दिक्कत नहीं, जब चाहे ओवैसी हो, अबू आजमी हो, महबूब अली हो, मरिया आलम हो, सज्जाद नुमानी हो, वो कहते हैं मुसलमान साथ आओ तो कोई दिक्कत नहीं। जब एक बार योगी आदित्यनाथ तिलक की विचारधारा से, वीर सावरकर की विचारधारा से बोलते हैं सबको साथ आना चाहिए, साथ आने की बात में कि हम तो बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हैं, भाई बचपन से निबंध लिखते आ रहे हैं कि कास्ट की भावना को दूर करें, हम लोग को साथ में चलना चाहिए, जाति की भावना को दूर हटके हमको साथ में। तो साथ में आने की भावना से किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है? क्योंकि इनकी राजनीतिक फॉर्मूले में दही डाल दिया गया। मेरे ख्याल से दिक्कत वहां पे है। आपके राजनीतिक फॉर्मूले पर दही डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने, इसीलिए आप लोग इतने परेशान हैं आशुतोष जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषण ने बड़ा अच्छा बोला, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, कांग्रेसों के पिट्ठू और कांग्रेसों के सलाहकार वो हमको बता रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है, और ये निगेटिविटी तो यहीं से आती है ना, डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे भी निगेटिविटी है, और बटेंगे कटेंगे यहाँ पे निगेटिविटी है। तो ये वही करते चले आ रहे हैं जो 47 के समय इन्होंने किया था। जब हमें भारत को आजाद करना था तब ये मुखबरी करते घूमते थे, आज ये हमको बता रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल सीख के आ रहे हैं। तो पहले अपने आप को देखिए इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ जी की चुनाव पूरी फंसी हुई, पूरी राजनीति फंसी हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए काम किए उत्तर प्रदेश सरकार में, बटेंगे कटेंगे करके, और पीडीए की बात कर रहे हैं। इस पूरे में भारतीय जनता पार्टी और लेखक साहब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है। और जिस प्रकार से चाहे 9 की 9 लोकसभा की विधानसभा की बात देख लीजिए, सारे के सारे जो पीडीए वाले बीएलओ हैं, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनको साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हटाया गया है। मैं आपके लिस्ट को यहां पढ़ सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 नाम ले लीजिए। इस समय मैं आप कानपुर नगर का दिखा देता हूं। कानपुर में वहां पे चुनाव हो रहा है, शीशामुंह में। खलील अहमद को हटा के आशीष त्रिवेदी कर दिए गए हैं, मोहम्मद कौसर को हटा के नीरज कर दिए गए हैं, मोहम्मद शहरोज को हटा के हिमानी शर्मा कर दिए गए हैं। ये और भी कई नाम है, ये एक जगह का है। अब मिर्जापुर के गौरव जी, इसका मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट शीशामऊ से मझवा, हर सीट पर वो बता रहे हैं कि आपने जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको बदल दिया है और धर्म देखकर बदला है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, ऑडियो दीजिए, पूरा कर रहे हैं अपनी लाइन। आशुतोष, कटहरी में क्योंकि वहां पे लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लालजी वर्मा वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हाँ। नहीं अंजना जी, एक सेकंड, मैं कहता हूँ कि आप चलिए मुस्लिम हिंदू कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हैं। कटहरी की स्थिति देखिए आप, कटहरी में रेखा वर्मा को हटा के अंजनी कुमारी को किया गया है, उर्मिला वर्मा को हटा के अंकुर गोस्वामी को किया गया है, कंचन वर्मा को हटा के संध्या कुमारी की गई है, मंजू वर्मा को हटा के अमरावती की गई है, अनिल वर्मा को हटा के सरिता देवी की गई है। ये क्या है? ये आप अगर शासन के साथ में मिलके आप ये हरकतें ना करें, आप 9 नहीं, आप 403 की 403 विधानसभा हारने जा रहे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जी अब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये बता रहे हैं, दर्शक तय कर लेंगे। हमारे पिछले 5 अध्यक्ष, पहले अभी जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी और एल के अडवाणी जी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या नहीं है? जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी। शांत निकलते हैं। अखिलेश जी, आप ही का चांस होगा इसके बाद। अच्छा, दर्द क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है अंजना जी? दर्द हुआ ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? दर्शक देखे
चेहरे की मुस्कान उड़ गई, इसीलिए बोला। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुनिए, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नया शेयर होल्डर आया है रेहान वाड्रा, उसको सिखा रहे हैं राहुल गांधी अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो ये जवाब हो गया। दूसरा, हमें बता रहे हैं कि बाइपोल में क्या करना है। अरे लल्ला, आपको बता रहे हैं, भीख का कटोरा लेके गए थे, सपा की टूटी साइकिल, फटा टायर, उसने एक सीट नहीं दी आपको। ये आपकी राजनीतिक हैसियत है उत्तर प्रदेश में। और आप जानते हैं कि कितनी सीटें आपकी 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में 403 में, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही हराया था आपको, जिनको आपने प्रमोशन दिया है। तीसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप कहते हैं कि स्कोर सेटल हुआ है। स्कोर सेटल, अभी खड़गे जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है ये रेवड़ी मत बांटो। मालूम है अंजना जी किससे स्कोर सेटल किया है? जो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने मिलकर उनकी बेइज्जती करी थी ना नामांकन भरने वाले दिन, आज उन्होंने स्कोर सेटल किया है। राहुल बाबा, तुमसे ना हो पाएगा, मैं बताता हूं अध्यक्ष कौन है। स्कोर सेटल होना ये होता है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लिस्ट दिखा रही है। भैया लिस्ट दिखाऊंगा 1800 परिवारों की मुजफ्फरनगर दंगे की, किसको आपने मुआवजा दिया 5 लाख का? 1800 के 1800 मुसलमान थे। वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे मारी और कहा ये गलत है, हिंदुओं के साथ भेदभाव है। पहले दंगा नहीं रोक पाए, फिर केवल मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे हो मुआवजा देके। लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें 80% थानों पे केवल यादव और मुस्लिम थानेदार थे जब अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री थे। इसलिए लिस्ट न दिखाओ, और अगर हिम्मत है तो जवाब दो कि 40 साल हो गए सपा पार्टी को, क्यों नहीं आज तक यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़ा तुम्हें मिला जिसको अध्यक्ष बना सको राष्ट्रीय? नहीं बना पाए। AIMIM पे आते हैं। AIMIM अब बताएगी कि एकता क्या होती है, जो कहती है 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे। वारिस पठान हमारे साथी आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं हम 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, और असदुद्दीन ओवैसी बगल में बैठे हैं, मुंह में दही जम जाती है, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं और भारतीय हिंदू हूं। ना मैं भारतीय होने के नाते बटूंगा, ना हिंदू होने के नाते बटूंगा। और यही मूल मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब उन्होंने कहा फैसला हो जाने दो और लोग तय करेंगे कि वोट जिहाद की जीत होगी या रामराज की जीत। ठीक है, अखिलेश बाबू से शुरू करते हैं। अखिलेश जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद आ रही हूँ शोएब जी, फौरन आ रहे हैं। मैं जवाब अखिलेश जी प्राइवेट लिमिटेड समझाया है उन्होंने तीसरी चौथी पीढ़ी तक। अरे अभी समझा भी ठीक से, बस इसी तरह ध्यान से आप भी सुनिएगा। देखिए, हम कांग्रेस के हैं, चाहे कांग्रेस संख्या बल में कम ज्यादा भले हुई हो, हम विचारधाराओं से पलटी नहीं मारते, हम विचारधाराओं से समझौता नहीं करते अपने सुख के लिए। जिस दल में जिस विचारधारा और जिस नेता के साथ हैं, सुनिए बीच में दूसरी बात, राहुल गांधी सोनिया गांधी का बात किए। अरे भैया उनकी क्या बात करोगे? 3 चुनाव उनके बल पे कांग्रेस सत्ता में आई और उस परिवार ने PM पद को त्याग किया और उनकी बदौलत दोबारा भी सत्ता में आए, फिर भी PM पद या कोई मंत्री पद नहीं लिया। यहां तो जिसको पिता तुल्य मानते थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनको तहखाने में बंद कर रखा है। यह है चरित्र, यह है त्याग। अरे उन परिवारों ने गोलियां खाई हैं, शहादतें दी हैं, जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं और आज तक कुर्बानी दी है। गद्दारी का इतिहास जिसका है, जिस दल में आज गए हो, तुम्हें क्या पता देशभक्ति, राम भक्ति, क्या पता? नाथू राम भक्त हो सारे के सारे, कोई राम भक्त नहीं हो। सबको पता है कि बीजेपी RSS वाले सिर्फ नाथू राम भक्त होते हैं, नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। हम त्यागियों, तपस्वियों, कुर्बानियों वाले पार्टी से हैं और हमारे नेता त्यागी, तपस्वी और कुर्बानी है। यहाँ पे अपने बड़ों का अनादर, अपमान, तिरस्कृत, अटल जी का नाम आज कोई भाजपाई नहीं लेता। बीजेपी के अपने पूर्व अध्यक्षों का कोई भाजपाई नाम ले ही नहीं सकता। दूसरे दिन से भेजना बंद कर दिए जाएंगे। अंजना जी
पूरा कर ले अखिलेश जी। ये जो थोड़ा जल्दी अखिलेश जी। ये जो बीजेपी है, हाँ जल्दी बोल रहा हूं, ये जो बीजेपी है इसका सिर्फ एक काम है, समाज को बांटना। अंग्रेज चले गए, अवशेष छोड़ गए, लेकिन लोग समझ चुके इस बार जब ये गायब होंगे तो 70 सालों तक दोबारा आने वाले नहीं हैं। अरे जिस पार्टी के पास चुनाव की बात कर रहे हैं, अरे एक लीडर चुना गया हो लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी में, तो बता दो। नागपुर घराने से पर्ची आती है, पर्ची एक को दी जाती है, वो दूसरे को देता है, स्टेज पे खोलता है, किसी को पता तक नहीं होता है क्या होने वाला है। किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री का चयन देख लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का देख लीजिए, प्रदेश के अध्यक्षों का चयन का देख लीजिए, कहीं लोकतंत्र है? कहीं पे भी अध्यक्ष घसीट दिया जाता है कैमरे से कि क्यों आगे जा रहे हो। जिसके लिए पिता तुल्य बताते थे मंच पे, वो बेचारे प्रणाम करते हैं वयोवृद्ध होते हुए, पितामह होते हुए, और उनको किस तरह से हेय और अपमान झेलना पड़ता है, लोग देखे नहीं है क्या? अरे कांग्रेस जो है वो इस देश के लिए मरी मिट्टी है। वह यहाँ पे ये नहीं कि देश को लूटा है, देश को कर्जदार नहीं बनाया है, देश के लिए गद्दारियां नहीं दी हैं, शहादतें दी हैं, चाहे जंग आजादी हो चाहे उसके बाद भी। ठीक है गौरव जी, छोटा सा जवाब पे शोएब जी का इंतजार है। रातों रात विधानसभाएं नहीं लूटी हैं, 3 बजे रात को गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई है, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं की है, सत्ता के लिए संविधान को नहीं कुचला है, माफियाओं के बल पे राज नहीं किया है, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान और न हम लोग पलटी मारते। ठीक गौरव जी। ठीक, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमारे बड़े भाई हैं अखिलेश जी, उन्होंने ये नहीं बताया ये जो रेहान वाड्रा आया है इसका शेयर होल्डिंग कितनी है, हर कोई जानना चाहता है। और लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की एक ही काबिलियत है कि वो अपने नन्हे मुन्ने की, जो कि भविष्य का कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, उसकी माता जी है। लेकिन इन्होंने कहा पलटी नहीं मारते हैं, पलटियां गिनी हैं। इंदिरा गांधी को सुनिएगा, राजीव गांधी को सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे थे। अब पलटी मार गए और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 370 जब नरेंद्र मोदी जी ने हटाया और नेहरू जी की ऐतिहासिक भूल को ऐतिहासिक निर्णय लेके ठीक किया, कांग्रेस पार्टी CWC रेजोल्यूशन देखिएगा अंजना जी, इन्होंने कहा हम बहाल करेंगे अनुच्छेद 370। कश्मीर के चुनाव थे, जम्मू के चुनाव थे, हम लोग पूछते थक गए, भैया ये बताओ बहाल करोगे? वैसे तो तुम आओगे नहीं सत्ता में, झूठ बोल रहे हैं, दिखाओ। ऐसा है अंजना जी, बीच में नहीं बोला मैं। प्रस्ताव पास क्या दिखाइए आप, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 370 का समर्थन किसने किया था? मैं पूरी कर लूं। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, नेहरू जी अमेरिका गए थे, किसने समर्थन किया था? आपके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो 370 पे उनकी बात निकालूं? ठीक है, पहले सुन लीजिए, पहले गौरव जी पूरी कर लें। 370 किसने मैक्सिमम किया था? नहीं झूठ, ये झूठ बोलने का यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे झूठ बोलने का, सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। जब पहली बार ये सत्ता में आए कश्मीर में, तो वही 2 झंडे थे। अब मोदी जी शहीद के बगल में बैठे थे और जवाब सुनिए ना, गलत बात है। अरे सवाल पूछने के बाद धन्यवाद दिया जा रहा था और वो मोदी जी वहीं बैठे हुए थे। अखिलेश जी अब जवाब सुनिए, उनको बोलने दीजिए ना। पत्थर चला रहे थे तो उनको जो है नहीं जब छेड़े तो सुने। कश्मीर में कौन कहता था कि पत्थरबाज बच्चे हैं, माफ कर दिए जाए? फौजियों पे मुकदमे कौन लिखाता था? अभी आपका बोलना खत्म हुआ है, तो लगातार आप तो बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। आशुतोष जी भी देख रहे हैं कि मेरा मौका कब आएगा, रुकिए, पहले शोएब जमाई के पास जाना। गौरव जी पूरी कीजिए बात। गौरव जी, जब सिर्फ झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? धन्यवाद। तो अंजना जी, आरक्षण पे मैंने बता दिया, पलटू राम कौन? कांग्रेस पार्टी। मैंने इनको बताया अनुच्छेद 370 में CWC का जो रेजोल्यूशन है, पढ़ के नहीं आए। पलटू राम दोबारा कांग्रेस पार्टी। तीसरा, बाला साहब ठाकरे जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं, उद्धव ठाकरे उन्हीं के पुत्र हैं। उन्होंने कहा था जब विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद जिनको ये कहते हैं
भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे गर्व है कि उसको ढाया गया। आज आप उनके साथ हैं। इससे बड़ा पलटू राम आप कौन होगा? आप ही तो है ना। और आपने बात करी कि पीएम पद त्याग दिया। पीएम पद त्याग दिया? अगर कहीं सोनिया गांधी स्वीकार कर लेती पीएम बनना तो इटली भेज देती भारत की जनता। इतना आक्रोश था कि एक विदेशी मूल की महिला जिसको हम सम्मान देते हैं उसको हम प्रधानमंत्री नहीं देख पाएंगे। यह आक्रोश था। मजबूरी में उन्होंने पद त्यागा और उसके बाद रिमोट कंट्रोल से सब कुछ चलाया। हमने ये स्वयं देखा है। तीसरी बात, नाथूराम गोडसे का भक्त कौन? बाबूलाल चौरसिया पूजा करता है। आप मध्य प्रदेश यूनिट ने, कमलनाथ ने उनको कांग्रेस पार्टी में लिया। राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई। और तभी मैंने कहा ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी की, अगर ये शेयर मुफ्त में भी बांटे तो भारत की जनता ऐसे घटिया शेयर को रिजेक्ट करती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, सांप्रदायिक है और वंशवादी है। ठीक है, जल्दी से पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। गद्दारों और अंग्रेजों के मुखबिरों की पार्टी नहीं है, शहीद होने वालों की पार्टी है। 13 इस साल देश से को कभी आजाद आपकी करने वाली सरकार पार्टी दोबारा है। नहीं चुनी इस गई। देश को महाशक्ति बनाने वाली पार्टी है, त्यागियों तपस्वियों की पार्टी है। एक झटके में पाला बदल करने वाली पार्टी नहीं है। खड़गे जी ने आज खड़गे जी ने आईना दिखाया है राहुल गांधी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, 3 बार सत्ता में आया और नेहरू परिवार ने सत्ता नहीं स्वीकारी। ठीक है, शरद जमाई को दिखाइए। शरद जमाई जी, गौरव जी ने जो आप पर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के एक नेता को कोट करके और उनके जो सांप्रदायिक बल्कि मतलब भड़काने वाले भड़काऊ बयान उन्होंने बताए। तो नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता है कह रहे थे कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो क्या वो मोहब्बत के फूल बरसा रहे थे? तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर तो कुछ नहीं कहा, ना उस पर कोई एक्शन हुआ। ऐसे ही देश को जोड़ के चलेंगे। जब प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो जी सबका विश्वास सबका विकास, तो क्या सिर्फ अरब के नेताओं को गले लगाएंगे, भारत के गरीब मुसलमानों को यहाँ से कहेंगे कि इनको कपड़ों से पहचानो? और यहाँ पे ये गौरव भाटिया जी का मुझे बहुत पसंद थे पहले। ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं गौरव भाटिया जी कि मोहन भागवत जी को जो है संविधान सीखना चाहिए और देश में जितने भी दंगे होते हैं वो आरएसएस करवाती है। ये गौरव भाटिया जी है ना, ये दिखाइए जरा जूम करके, ये जो जूम करके दिखाइए ना, ये गौरव भाटिया है ना। सुनिए गौर से, मेरा टर्न है ना भाई, सुनिए। पूरी तरह से उपयुक्त है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो भाजपा की सरकार विकास का मुद्दा लेके आई है, वो और श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बयानों पे चुप्पी साधे हैं। गौरव जी आपका एक पुराना बयान सुना रहा है। और तो ये कहते हैं कि देश में जितने भी दंगे होते हैं वो आरएसएस भाजपा करवाती। अब बताइए कौन से गौरव भाटिया ठीक है? तब तो भाई कोई विचारधारा है आपकी? पलटू राम है क्या आप? आपकी कोई विचारधारा है या नहीं है, या कभी भी बदल देते हैं आप अपना पाला? तो भाई साहब आप बयान मत दो कि कौन किसने बयान दिया, वरना आपके भी पुराने बयान आप खाते थे। अरे हमारे नेताओं के बयान की बात कर रहे हो, तुम्हारे 10 साल पुराने बयान चला रहा हूँ मैं। और इसमें आप जो कह रहे हो ये सुनो ना, पूरे देश की जनता को सुननी चाहिए, इसलिए बयानों पे मत जाओ। बयान तो बहुत दिए हैं तुमने। भाजपा आरएसएस के खिलाफ जो आपने बयान दिया है ये देश की जनता को सुनना चाहिए। चलिए ठीक है, गौरव जी एक छोटा सा इसका जवाब दे दीजिए, टाइम कम है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। तुम तो तब भी सांप्रदायिक थे, अब भी सांप्रदायिक हो। सुनिए अंजना जी, मैं एक बात बताता हूँ। मेरा ये तब का बयान सुना रहे हैं जब मैं दूसरी पार्टी में था। मुझे तो गर्व इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकारा, मुझे एक मंच दिया और आज मैं देश प्रेम करने वाली पार्टी में हूँ। ये तो वो है जो 11 रुपए की बिरयानी खाते थे मुफ्त की, और शाहीन बाग में जब ये चुनाव लड़े
तो इनका क्या हश्र हुआ बताइए, और इनके शब्द बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अरे एक सेकंड शोएब जब ये शो गौरव भाटिया के, इन्होंने कहा गौरव भाटिया पर नहीं है, फैसला नहीं मानता हूं। ये शो गौरव भाटिया पर नहीं है कि गौरव भाटिया ने क्या किया। आप भी कहां घूम घूम के पहुंचे हैं ना ओवैसी साहब की पार्टी में। ये भी पूरा आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिया एक पुराने बयान को लेकर। इसी वजह से अब हम किसी की प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहे हैं। हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए आज तक।